नमस्कार दोस्तों, मैं मीना यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन प्लेनेट और आप पढ़ रहे हैं रीट लेवल 1 जो कि एक पात्रता परीक्षा है। उसमें पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक परिवार और परिवार में हम पढ़ रहे हैं सामाजिक बुराइयां और सामाजिक बुराइयां में आज हम पढ़ेंगे दहेज प्रथा एवं चोरी। इससे पहले हमने परिवार से संबंधित 3 वीडियो डाल चुके हैं और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे संबंधित भी एक वीडियो डाल चुके हैं, बाल श्रम और बाल विवाह। तो उनका वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो उनका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो हम पढ़ रहे हैं दहेज प्रथा। सबसे पहले तो है कि ये दहेज है क्या चीज़ और इससे संबंधित ये कब लिया जाता है और इससे संबंधित धाराएं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो दहेज क्या है उसकी बात करेंगे। तो वर पक्ष के द्वारा विवाह के अवसर पर लिया गया हुआ धन संपत्ति जिसके लिए कोई आवश्यक शर्त रखी जाती है, अर्थात वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को विवाह के अवसर पर किसी कार्य को करवाने या नहीं करवाने की शर्त पर दी गई अचल संपत्ति दहेज कहलाती है। सामान्यतः 3 शर्तों पर दी जाती है। तो क्या हुआ दहेज? शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से किसी भी तरीके की जो मांग होती है उसे ही दहेज कहते हैं, जो विवाह के अवसर पर ली जाती है। वो विवाह से पूर्व भी हो सकता है, विवाह के दौरान भी हो सकता है और विवाह के बाद भी हो सकता है। यानी कि दहेज की जो मांग है, दहेज जो है वो विवाह से पहले लिए जाने वाली राशि, विवाह के दौरान दी जाने वाली राशि और विवाह के बाद दी जाने वाली राशि, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो। चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति जो कि किसी विशेष शर्त के अनुसार मांग की जाती है उसे दहेज कहते हैं। और ये दहेज लेने और देने की जो प्रथा चली हुई है इसी को ही दहेज प्रथा कहते हैं और ये एक सामाजिक बुराई है। दहेज निवारण हेतु कानूनी प्रावधान। क्या क्या कानूनी प्रावधान है दहेज के लिए? तो इसमें सबसे पहले है दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961। देखिए, इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है कि दहेज से संबंधित सभी दोषी पक्षकारों को 5 साल की सजा और 15,000 रुपये का आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। यानी कि दहेज का कोई भी दोषी यदि पाया गया तो प्रत्येक पक्षकार को, जो भी इससे संबंधित दोषी पाया गया, तो 5 साल की तो कैद होगी और 15,000 रुपये का आर्थिक दंड। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान, आईपीसी धारा 498A। आईपीसी की धाराएं हैं तो उसमें पहली धारा की बात कर रहे हैं हम। भारतीय दंड संहिता की जो दंड संहिता के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें आईपीसी की धारा सबसे पहले 400 फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे 498A। 498A इस धारा के अंतर्गत प्रावधान है किया गया है कि विवाह के बाद वर पक्ष द्वारा वधु को किसी भी कार्य करने हेतु प्रताड़ित किया जाता है तो उससे संबंधित जो भी दोषी पक्षकार पाया जाता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड या फिर दोनों का भी भुगतान किया जा सकता है। यानी कि आईपीसी की धारा 498 के तहत क्या कहा गया है कि भाई अगर वधु को किसी भी प्रकार से वर पक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार से यदि प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए या किसी अन्य वजह से प्रताड़ित किया जाता है तो अगर दोषी पाया जाता है वो, तो उस दोषी को 3 साल की तो सजा और 1 साल का आर्थिक दंड या फिर दोनों ही उसके लिए लागू हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी धारा है धारा 304। धारा 304 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी लड़की के विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत 7 साल तक किसी भी प्रकार की असामान्य परिस्थिति में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और ये बात साबित हो जाती है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो ऐसी स्थिति में दोषी को 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। अब यहाँ पे धारा 304 क्या कहती है? धारा 304 देखिए, धारा 498 में तो क्या बताया था कि प्रताड़ित अगर किया जाता है तो 3 साल की सजा और 1 साल की कैद। धारा 304 में ये कहता है कि किसी भी वजह से किसी भी असामान्य परिस्थिति में यानी कि किसी संदिग्ध परिस्थिति में यदि वधु की मौत हो जाती है किसी भी कारण से विवाह के 7 साल के अंदर, तो और ये बात साबित हो जाती है
कि मौत से पहले लड़की को दहेज के लिए परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। तो ऐसी कंडीशन में आईपीसी धारा 304 के तहत दोषी पक्षकार को 7 साल की सजा का प्रावधान है। 7 साल की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है धारा 406, तीसरी धारा है धारा 406। अब इसके अंदर क्या है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विवाह विच्छेद हो जाने के बाद वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को उसके सभी प्रकार की संपत्ति को वापस लौटाया जाएगा। यदि वर पक्ष ऐसा नहीं करता है तो उससे संबंधित सभी दोषी पक्षकारों को 3 साल की सजा का प्रावधान है। यानी कि धारा 406 में ये बताया गया है कि जब तलाक हो जाता है तो उसके बाद वर पक्ष के द्वारा वधु का कंप्लीट सामान जो भी होगा, जो भी संपत्ति उसकी होगी, वो संपूर्ण संपत्ति उसको लौटाई जाएगी। और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर संबंधित जो दोषी होगा उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है। तीसरा है, 2 चीजें हमने पढ़ ली। तीसरी है घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। एक तो हमने पढ़ा दहेज निषेध अधिनियम, और दूसरा हमने तीनों धाराएं पढ़ी। भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो धाराएं थी 3 वो पढ़ी। अब हम तीसरी चीज पढ़ रहे हैं, घरेलू महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। देखिए, हमारे देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2006 महिला संरक्षण अधिनियम महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया। भारत की जो महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, घरेलू महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार किए जाते हैं। किसी को फांसी लगा के मार दिया जाता है, किसी को मिट्टी तेल डाल के जला दिया जाता है, पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। तो इस तरीके के अत्याचार और भी काफ़ी सारी मारपीट वगैरह भी देखने को मिलती हैं। तो इन सब अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए घरेलू महिला हिंसा अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया, जो कि 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। उसके बाद ये तो हुई थी बात किसकी, दहेज की। अब हम बात करेंगे चोरी की। तो चोरी किस चीज़ को कहेंगे, क्या होता है चोरी? तो देखिए, चोरी की परिभाषा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उसकी इच्छा और सहमति के बिना गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखना चोरी कहलाता है। किसी दूसरे आदमी की कोई भी संपत्ति है, किसी भी प्रकार की संपत्ति है, और उसकी इच्छा के बगैर, बिना उसकी इच्छा के, बिना कानूनी तरीके के, यानी कि गैर कानूनी तरीके से यदि उसकी किसी भी चीज़ को अपने पास रखा जाता है तो वो क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। इसलिए चोरी को संपत्ति के विरुद्ध अपराध भी कहा जाता है। तो चोरी को क्या कहा जाता है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। प्राचीन काल में चोरी करने का उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता था, किंतु वर्तमान में चोरी करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो बदल गया है। पहले तो केवल लोग जो है वो अपनी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती थी इसलिए वो लोग चोरी करते थे, लेकिन आजकल मूलभूत आवश्यकताओं के लिए चोरी नहीं करते हैं, बल्कि अपनी विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए चोरी करते हैं। उनको महंगी महंगी चीज़ों का शौक होता है, तो उन शौक को पूरा करने के लिए चोरी करने का जो है प्लान बनाते हैं और चोरी करते हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा चोरी करना भी प्रारंभ कर दिया है, जैसे कि मोबाइल के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट को हैक करके वहाँ से चोरी करना, किसी भी तरीके से मतलब अलग अलग बहुत सारे तरीके जो उन्होंने खोज लिए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा अब चोरी को अंजाम दिया जाता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, अपने जो बहुमूल्य शौक हैं, जो कि बहुत ही महंगे शौक हैं, उन शौक को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे, भारत में चोरी के संबंध में अलग से कोई अधिनियम नहीं बना है। इसके सभी वैधानिक प्रावधान भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किए गए हैं, और चोरी को आपराधिक एवं फौजदारी मामलों में शामिल किया गया है। चोरी के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की प्रमुख धाराएं जो है वो कौन कौन सी हैं, देखिए। संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में धारा 378, इस धारा 378 में चोरी की परिभाषा दी हुई है, और वो क्या दी हुई है धारा 378 में, संपत्ति के विरुद्ध अपराध के नाम से चोरी की परिभाषा दी हुई है 378 में। और वो परिभाषा दी हुई है कि यदि कोई किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे में से किसी चल संपत्ति को ले लेना चोरी कहलाता है। दूसरा, एक बेईमान आशय के साथ संपत्ति लेना, यानी कि किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति लेना, वो दे देगा आराम से, लेकिन उसके बाद उसके साथ बेईमानी कर देना, ये भी चोरी कहलाती है।
378 के बाद आता है 379। 379 में चोरी के लिए दंड बताया गया है कि किसी व्यक्ति को क्या दंड मिलेगा चोरी करने पर। तो जो कोई व्यक्ति चोरी करेगा उसे 3 साल की अवधि तक कारावास या फिर जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है, 3 साल की कैद। उसके बाद 378, 79 के बाद 380, निवास गृह आदि में चोरी, यानी कि किसी के घर में से अगर कोई चोरी कर लेता है तो उसके लिए क्या चीज़ है, क्या दंड दिया गया है, क्या चीज़ लिखी हुई, क्या रूल्स बनाए हुए हैं। तो 380 में जो व्यक्ति या मानव कोई भी व्यक्ति किसी के भी निवास के रूप में प्रयुक्त तंबू, चाहे वो निवास स्थान कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, तंबू हो सकता है, जलियान हो सकता है, या किसी आवास में चोरी करेगा तो उसे 7 साल की अवधि तक कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि किसी के रहने की जगह वो चाहे कुछ भी हो, वहाँ से यदि कोई चोरी कर लेता है तो उसको जो 7 साल की कैद होगी। और ये किस में लिखा है, धारा 380 में। नेक्स्ट है धारा 381। धारा 381 क्या कहती है, लिपिक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, जो कोई भी क्लर्क या नौकर होने के नाते अपने मालिक के कब्जे में से किसी संपत्ति की चोरी करता है तो उसे अधिकतम 7 साल का कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर धारा 381 कहती है कि भाई अपने स्वामी यानी कि कोई भी नौकर है या क्लर्क है, वो अपने मालिक की संपत्ति को यदि कोई चोरी करता है तो इससे संबंधित ये धारा है, तो उसको 7 साल की कैद और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। 381 के बाद आती है धारा 382। तो चोरी करने के उद्देश्य से ही किसी की हानि पहुंचा देना, किसी को चोट पहुंचा देना या मृत्यु तक कर देना, उस कंडीशन में धारा 382 लगती है। जो व्यक्ति चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या फिर चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहित या उसका अवरोध करने की या फिर मृत्यु का भय दिखाकर करने की तैयारी से चोरी करेगा, वह 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि चोरी करने के लिए किसी की हत्या कर देना या फिर चोरी करने के लिए किसी को डराना या चोरी करने के बाद कोई देख ले तो उसको चोट पहुंचाना, किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना या उसको मार देना, ये सब कंडीशन जब होती है तो उस केस में धारा 382 काम करती है और 10 वर्ष की सज़ा और आर्थिक जुर्माना भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ लिए है दहेज और चोरी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आएगा आपका दुर्व्यसन, और दुर्व्यसन में आएगा धूम्रपान आदि, नशा और धूम्रपान। तो नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नशा और धूम्रपान को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर विजिट करते रहें और वीडियो को एंजॉय करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।